बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कल मैंने सरसरी सा जिक्र किया था सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब की ट्वीट का, जिसमें उन्होंने कहा था कि कायमा कमेटियाँ पार्लियामेंट की रूह हैं। पीटीआई अगर कौमी असम्बली और सेनेट में मौजूद है तो बेहतर हो कि वो स्टैंडिंग कमेटियों में भी मौजूद रहे और अपना जमहूरी किरदार अदा करे। लेकिन यहाँ से वो अपना एनालिसिस दे रहे हैं या खबर दे रहे हैं। वो कहते हैं लेकिन हालात की रफ्तार ये बता रही है कि कुछ ही अरसे में मायूसी की झुंझलाहट में पीटीआई पार्लियामेंट से और कुछ जज साहिबान अदलिया से लगभग एक साथ बाहमी मुफाद की खातिर मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। यानी अदलिया से जजेस और पीटीआई बाहमी मुफाद की खातिर, यानी जजेस अपने मुफाद की खातिर अलहदा हो जाएंगे जुडिशरी से। हदफ क्या है? आगे बढ़ते पाकिस्तान को फिर किसी बहरान में धकेलना। इम्कान क्या है? एक और बड़ी नाकामी, एक और बड़ी रुसवाई। अब इरफान सिद्दीकी साहब ने ये जो तज्जिया पेश किया, इसके बारे में नजम सेठी साहब ने कहा कि ये तज्जिया नहीं, खबर मालूम होती है। और हुकूमत की पूरी कोशिश भी ये है कि जजेस को भी सड़कों पर धकेल दे। पूरी कोशिश है, क्योंकि जो हालात उनके लिए बनाए जा रहे हैं, काम करना उनके लिए मुमकिन नहीं रहा। वरना कौन सा जज है जो अदालतें छोड़ के सड़कों पर आना चाहेगा? कोई है ऐसा जज? कौन जज चाहेगा कि वो अदालत छोड़ दे, यानी जजी छोड़ दे? उसको इतना इंपॉर्टेंट टास्क मिला हुआ है, इंपॉर्टेंट ओहदे पर फाइज है। कोई वकील जज बनने से के सिवा और क्या सोच सकता है अपनी रिटायरमेंट की मुद्दत से पहले? कौन जज रिटायरमेंट से पहले रिटायर होकर घर जाना चाहेगा? लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ये बाहमी मुफाद की खातिर ये जजेस जो हैं ये इस्तीफ़ा दे सकते हैं। जजेस को इस्तीफ़ा देने पर मजबूर किया जा रहा है। वो 2 साल से इस निज़ाम से लड़ रहे हैं। वो उन्होंने पहले आमिर फारूक साहब को खतूत लिखे, जवाब नहीं आया तो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, उन्हें लिखा, अपने मामले को उन्होंने आईनी सतह पर उठाने की, नहीं अपनी आईनी हुदूद में रहकर उठाने की कोशिश की। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की। अब उन्होंने एक और दरख्वास्त दायर की है 5 जजेस ने, और उनकी दरख्वास्त को ये कहकर रद्द कर दिया गया है कि ये ज़ाती मुफाद के लिए दायर की गई दरख्वास्त है। यानी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार लिख रहा है कि ये जजेस की ज़ाती मुफाद के लिए दायर की गई दरख्वास्त। क्या ये वाकई ज़ाती मुफाद के लिए आईनी नुकात उठाए गए हैं? यानी अगर आप सिर्फ मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ही दरख्वास्त का जायज़ा ले लें, उसके चंद निकात मैंने ज़रा हाईलाइट किए हैं। अगर आप मोहसिन अख्तर कियानी साहब की ही दरख्वास्त का जायज़ा ले लें तो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़े इंपॉर्टेंट लो पॉइंट्स हैं जो उठाए गए हैं, ये ज़ाती मुफाद के लिए तो मालूम नहीं होते। फिर क्यों कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि ये 184(3) के दायरा कार में नहीं आता और ये ज़ाती मुफाद के लिए उठाए गए जो है वो दी गई दरख्वास्त है। अब इसमें मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जो दरख्वास्त है उसमें क्या कहा गया है? उसमें कहा गया है क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, यानी सवाल उठाए गए हैं इस अपनी दरख्वास्त में ताकि इन लॉ पॉइंट्स की वजाहत हो जाए। वो कहते हैं क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का रोस्टर और केसों की समाअत के तयन के जरिए इस्तेमाल किया जाने वाला बेपनाह इंतजामी इख्तियार, इंतजामी कंट्रोल जो अदालती नताइज पर असरअंदाज होता है, अदलिया की उफ़क़ी आज़ादी के उसूल की खिलाफ वर्जी है? पहला सवाल तो इन्होंने ये उठाया कि भाई ये चीफ जस्टिस का जो रोस्टर बनाने का इख्तियार है और बेपनाह इंतजामी इख्तियार, एक शख्स के पास इतना इंतजामी इख्तियार, क्या ये अदलिया के और ये अदलिया के नताइज पर असरअंदाज भी होता है? तो क्या ये अदलिया की उफ़क़ी आज़ादी के उसूलों की खिलाफ वर्जी है? एक सवाल उठाया कि क्या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस आइन और कानून के तहत अपने इंतजामी इख्तियारात इस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है जो हाई कोर्ट के जजों की अदालती इख्तियार की को कमज़ोर करता हो? यानी क्या उसके पास जो इख्तियार है वो इस तरह इस्तेमाल कर सकता है कि उससे जजों के अदालती इख्तियार कमज़ोर हो जाए? एक सवाल ये उठाया कि क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को, यानी ज़ाहिर है इशारा नाम लिए बगैर जस्टिस सरफराज जोगर की तरफ है, क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऐसे इख्तियारात हासिल हैं जो इसे इस तरह बेंच तश्कील देने की इजाज़त देते हों जिससे हाई कोर्ट के जजेस गैर फाल हो जाएं? यानी क्या वो ऐसे बेंच बना सकता है कि जो सीनियर 3 जजेस हैं उनको गैर फाल करके रख दिया जाए? क्या ये चीफ जस्टिस के पास इख्तियार है कि जूनियर जजों को वो तमाम इंपॉर्टेंट केसेस में लगा दे और सीनियर 3 जजेस जो हैं उनको बेख्तियार कर दे? क्या इस बात का इख्तियार उनके पास है? क्या हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने मुकदमात को कार्रवाई के दौरान जुज़वी समाअत के बावजूद एक बेंच से दूसरे बेंच में मुंतकिल करके अपने इंतजामी और अदालती इख्तियार से तजावुज़ किया है? यानी आप एक केस लगाते हैं, उस केस की जुज़वी तौर पर समाअत भी हो जाती है और उसकी जुज़वी तौर पर समाअत होने के बाद आप उस केस को किसी और बेंच के पास मुंतकिल कर देते हैं। क्या ये जो है वो एक हाई कोर्ट के जज के इख्तियार में आता है? जैसे आमिर फारूक साहब ने भी किया था, टेहरियान वाइट केस 2 जजेस ने फैसला महफूज कर दिया और चीफ जस्टिस साहब ने, आमिर फारूक साहब ने महफूज शुदा फैसला सुनाने की बजाय, अपलोड करवाने की बजाय नया बेंच बना दिया।
यानी कैसी मुज़िका खेज बात है कि एक फ़ैसला अगर चीफ जस्टिस की या निज़ाम की मंशा के ख़िलाफ़ 2 जजेस ने तहरीर कर दिया है, आप कहें नहीं 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 ये काबिल कबूल नहीं है, नया बेंच बना के दोबारा से सुनो। तो फिर पहले वाला के बेंच क्यों बनाया था? तो इस तरह के सवाल मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उठाए हैं। मसलन एक सवाल उनका यह है कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद की ज़िलई अदलिया के काम के लिए कवायद व ज़वाबित और फ्रेमवर्क बनाने में नाकाम रहना आइन के आर्टिकल 203 की खिलाफ वर्जी है। यानी जो ज़िलई इंतज़ाम अदलिया है, जहाँ से आप ये सारी मनूवरिंग कराते हैं, जहाँ से जो केसेस में 10-10 साल की सज़ाएँ दिलवाते हैं, जहाँ से आप बग़ैर शफाफ तरीक़ेकार को फॉलो किए, कभी हुमायूं दिलावर से, कभी और अर्जुमंद से, कभी किसी से, ये जो आप 10-10 साल की सज़ाएँ सुनवाते हैं, ये ज़िलई इंतज़ामिया को भी कंट्रोल करने या उनका निज़ाम बनाने के लिए क्या चीफ जस्टिस के पास कोई क्या लामुतनाही इख्तियारात हैं या कोई कवायद व ज़वाबित भी होते हैं? फिर सवाल उठाया गया कि क्या दरख्वास्त गुजार जजों में से एक के ख़िलाफ़ उन्हें बतौर जज अपने फ़राइज़ अंजाम देने से रोकने का अबूरी हुक्म जारी करना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बनामे सदर पाकिस्तान PLD 2010 SC 61 और मलिक असद अली और दीगर बनामे वफाक पाकिस्तान PLD 1998 सुप्रीम कोर्ट 161 की सरी खिलाफ वर्जी है। बुनियादी तौर पर वो ये कह रहे हैं कि ये जो एक जज को काम से रोक दिया गया, जस्टिस जहांगीरी साहब को, तो जहांगीरी साहब को आपने तारिक महमूद जहांगीरी साहब को रोक दिया काम करने से और कि अब आप काम नहीं कर सकते। तो वो उन्होंने फिर अदालती फ़ैसलों के हवाले दे के कहा है कि क्या ये करना इन अदालती फ़ैसलों की खिलाफ वर्जी नहीं है? यानी एक चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी जज को काम करने से रोक सके, इख्तियार है ही नहीं, और उस इख्तियार का वो इस्तेमाल करके और उनको रोस्टर जारी नहीं कर रहे और उनको केसेस की समाअत से रोक दिया। तो ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट से कि क्या ये मुमकिन है? अब मुझे आप बताइए, ये सारे मुफाद आमा के मामला हैं या नहीं? अगर अदलिया का निज़ाम नहीं चल रहा होगा, क्या ये मुफाद आमा का निज़ाम की बात नहीं है? अगर अदलिया तबाह हो जाएगी तो क्या ये मुफाद आमा की बात नहीं है? क्या आवाम का मुफाद इससे हिट नहीं होता? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार साहब ने ये कहकर इन दरखास्तों को रद्द कर दिया कि ये 184(3) के दायरे इख्तियार में नहीं आती, और ऐसा लगता है कि आपने ज़ाती अनाद की बुनियाद पर, ज़ाती मुखासमत की बुनियाद पर, ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर आपने ये दरख्वास्त दायर की। अब इसमें ज़ाती रंजिश कौन सी है? क्या ये लॉ पॉइंट्स नहीं है? क्या ये तमाम चीज़ें हाई कोर्ट्स में नहीं हो रही? अच्छा, फिर वो कहते हैं आखिर में तो नहीं, लंबी है, लेकिन मैंने जो पॉइंट्स सेलेक्ट किए आपसे बात करने के लिए ताकि खुलासा आपके सामने रख दूँ, जो इसका प्रीफेस है उसमें वो कहते हैं कि ये दरख्वास्त आखिरी हरबे के तौर पर एक मायूस कुन इक़दाम है। यानी वो कहते हैं दिस पिटिशन इज़ अ डेस्परेट मेजर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। आखिरी हरबे के तौर पे हम कर रहे हैं, यानी हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, इसलिए हम ये दरख्वास्त दायर कर रहे हैं ताकि इन चीज़ों की वजाहत हो जाए। शहरियों को इंसाफ फराहम करने के लिए मुकर्रर करदा कानून के गैर जानिबदार सालिसों के तौर पर जजों का कानून की हुक्मरानी वाली रियासत में मुकदमा बाज बनना मकसूद नहीं, लेकिन ये गैर मामूली हालात हैं और इस बात पर एक बड़ा सवालिया निशान है कि आया हम पर कानून की हुक्मरानी है या अफराद की हुक्मरानी। लिहाजा ये दरख्वास्त अदलिया के अरकान और पाकिस्तान के शहरियों की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट से कुछ सीधे जवाबात हासिल करने के लिए है। वो कहते हैं हमारा मकसद कोई इसको कोई लाइमलाइट में लाकर कोई तशहीर करना नहीं है, हमारा मकसद हालात इस नौयत के हो गए हैं कि मजबूर हैं ये लिखने पर, और वो कहते हैं कि हमारा मकसद ये है कि कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए या अफराद की हुक्मरानी होनी चाहिए। यानी चीफ जस्टिस साहब के पास ने अपने जिस तरह से वो इख्तियारात को इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास हैं भी नहीं, यानी वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं जो उनके पास हैं भी नहीं, तो ऐसे में वो क्या समझते हैं कि इसकी वजाहत कर दें। फिर उन्होंने लिखा कि इस दरख्वास्त में उठाए गए कानूनी सवालात और मांगी गई हिदायत और ऐलानात किसी गहरे फ़िकी तज्ज़िये के मोहताज नहीं, लेकिन इसके बावजूद ये एक मुश्किल केस करार दिया जा सकता है। वो कहते हैं इसमें कोई बहुत टेक्निकल, यानी इसमें बहुत कोई गहराई वाली बातें नहीं है, लेकिन फिर भी एक मुश्किल केस हो सकता है क्योंकि इसमें इन बातों की वजाहत ज़रूरी है। उन्होंने लिखा कि दरख्वास्त गुजार जज अदलिया के अरकान की हैसियत से ये सवालात ख़ुद को या अपने इदारे को बदनाम करने के लिए नहीं उठा रहे, बल्कि ये समझने के लिए उठा रहे हैं कि वो आइन के आर्टिकल 5 के तहत आइन और कानून की पासदारी की अपनी ज़िम्मेदारी कैसे निभा सकते हैं। तो वो कह रहे हैं अपनी रहनुमाई के लिए हम आपसे ये सवाल पूछ रहे हैं। फिर उन्होंने ये लिखा, बस 2-3 पॉइंट मैं आपके साथ और शेयर कर लेता हूँ, कि दरख्वास्त गुजार जजों के ज़मीर पर बोझ डालने वाला बुनियादी सवाल यह है कि आया मौजूदा आइनी निज़ाम में अदालती आज़ादी की कोई गुंजाइश रह गई है। फिर वो कहते हैं कि दरख्वास्त गुजार जज इस बात से आगाह हैं कि सिस्टम इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है, निज़ाम जैसा कि आम ज़बान में समझा जाता है अदलिया के अंदर आज़ाद सोच रखने वालों के पीछे पड़ा हुआ है।
वो अपने दफातर के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ निभाने की सलाहियत के हवाले से पहले ही काफ़ी हद तक गैर फ़ाल हैं। वो कहते हैं ये जजेस जो हैं, जो ये इनके पीछे सिस्टम पड़ गया है, आज़ाद सोच रखने वाले जजेस के पीछे सिस्टम पड़ गया है। और वो कहते हैं कि ये अपने दफातर के फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ निभाने की सलाहियत के हवाले से पहले ही काफ़ी हद तक गैर फ़ाल हो चुके हैं, और अब सवाल यह है कि ये कितना काम कर सकते हैं। फिर वो कहते हैं ये बयान करदा हक़ाइक़ ये साबित करेंगे कि अगरचे दरख्वास्त गुजार जजों के लिए इदारा जाती मामलात को अवामी सतह पर उछालना नागवार है, लेकिन इनके पास कोई और चारा नहीं है, इनके पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि वो खुद को मुद्दई बनाएं और सुप्रीम कोर्ट से अवामी तौर पर दादरसी तलब करें। अब वो कहते हैं हमारे पास ये कोई रास्ता ही नहीं बचा था कि हम अपने आप को मुद्दई ना बनाते, हम अपने आप को मुद्दई बनाकर सुप्रीम कोर्ट के सामने मुद्दई के तौर पर पेश हो रहे हैं ताकि आपके से रास्ता तजवीज़ कर सकें। अब इन्होंने जाके 5 जजेस ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खड़काई है और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अंदर से कुंडी लगा के दरवाज़ा बंद कर लिया है, इंसाफ देने से इनकार कर दिया है और रजिस्ट्रार के लेवल पर ही इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया। फिर उन्होंने उसमें लिखा कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसकी आज़ादी की जो तबाही देखी जा रही है वो सिर्फ इसलिए है कि दरख्वास्त गुजार जजों ने अपने अदालती काम में इंतजामिया की मुदाखलत पर एतराज़ करने और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों की हैसियत से अपने हल्फ की पासदारी करने की हिम्मत की। वो कहते हैं जजेस ने चूँकि हिम्मत की कि उनके ऊपर जो मुदाखलत हो रही है, जो उन्हें काम से रोका जा रहा है, उन्हें दबाव डाला जा रहा, किसी को करंट लगाया जाता है, किसी के रिश्तेदार को, किसी के कमरे में कैमरे लगा दिए जाते हैं, किसी को कोई धमकी दी जाती है, किसी को कोई, तो इस मुदाखलत की से तंग आकर उन्होंने आवाज़ उठाई, उसकी सज़ा आज उन्हें जजेस को दी जा रही है। ये भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने अपनी दरख्वास्त में लिखा। उन्होंने लिखा कि और काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने इसके बाद पूरी तफसील लिखी है, वो मैं चलें इसमें नहीं जाता, बात लंबी हो गई। इसमें उन्होंने पूरी तफसील लिखी है कि हमने आज इस लेवल पर पहुंचने के लिए क्या क्या एफर्ट्स की। उन्होंने लिखा कि हमने सबसे पहले चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लिखा कि भाई हमारे साथ ये मसाइल हो रहे हैं, और हमने पब्लिक में नहीं लाए, हमने अपने चीफ जस्टिस आमिर फारूक को बताया कि हमारे घरों में कैमरे लगाए जा रहे हैं, एक जज के साथ ये हो गया, आज एक जज के रिश्तेदार को उठा लिया, मारा पीटा, जजों को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आमिर फारूक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने फिर इस मामले पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने की दरख्वास्त की, फिर उसको सर्कुलेट जारी कर दिया सर्कुलर जारी कर दिया गया। फिर वो कहते हैं कि जी हमने फिर चीफ जस्टिस से कहा कि भाई फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई, उसमें हमने अपने मसाइल बयान किए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से मिले, सीनियर प्यूनर जज से मिले, तो पूरी 2 साल की जो एफर्ट्स हैं जजेस की, उन्होंने वो बयान करने के बाद कहा है कि अब हम मजबूर हैं कि हम मुद्दई बनकर आपके सामने सवाली बनकर आ जाएं और आप हमारे इन मसाइल को हल करें। इसके बावजूद एक तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने, जाहिर है ये हो नहीं सकता कि चीफ जस्टिस की कंसल्टेशन के बगैर किया हो, लेकिन अगर हुआ भी है तो बहरहाल इस दरख्वास्त को इसी लेवल पर रद्द कर दिया गया और कहा गया कि 184(3) के दायरेकार में नहीं आता, यानी अवामी मुफाद आमा का ये केस नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा कि दरख्वास्त गुजारों ने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर आनी दरख्वास्तें दायर की। ज़ाती रंजिश, इसमें ज़ाती रंजिश की क्या बात है भाई? जजेस काम नहीं कर पा रहे, जजेस को तंग किया जा रहा है, जजेस को गैर फाल कर दिया गया है, इसमें ज़ाती रंजिश की कौन सी बात है? लेकिन रजिस्ट्रार ने, ऐसा लगता है कि वो सियासी कारकुन है, और उन्होंने ये कहकर दरख्वास्तें रद्द कर दी कि आपने तो ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर, तमाम 5 जजेस ने, तमाम के तमाम 5 जजेस को उन्होंने कहा कि आपने ज़ाती रंजिश की बुनियाद पर, किस बात की ज़ाती रंजिश भाई? क्या उनकी किसी से लड़ाई है? तो ये कहकर दरख्वास्तें रद्द कर दी। अब इरफान सिद्दीकी साहब, मैं वापस में उसी नुक्ते पर आता हूँ जो इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि जजेस ऐसा लगता है कि रिज़ाइन करके सड़कों पर आने वाले हैं। भैया आपने उन्हें किस काबिल छोड़ा है? वो अपनी तनख्वाह को भी जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, यानी वो तनख्वाह लेते हैं, भारी मरात लेते हैं, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, उनका ज़मीर इस बात पर मुतमईन नहीं हो रहा, गवारा नहीं कर रहा कि हम काम ही नहीं कर रहे, हम गैर फाल कर दिया गया है, हमारे सामने केसेस नहीं लगते, एक जज को काम करने से रोक दिया गया है। भाई क्यों रोक दिया गया है? जब तक उनका सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से फैसला नहीं आ जाएगा तारिक महमूद जहांगीरी साहब को क्यों रोक दिया गया? तो ये वो सारे सवाल हैं जो आज की अदलिया में उठ रहे हैं, और इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इनको ये जजेस रिज़ाइन कर रहे हैं बाहमी मुफाद के लिए। भाई क्या मुफाद होगा? जज का मुफाद तो जज ही करने में है ना, जज का मुफाद सड़कों पर आने में क्या मुफाद होगा? क्या वो ऐसी पार्टी के साथ, यानी क्या उनको वजारत मिलने वाली है? क्या वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे? क्या उनको हुकूमत मिलेगी? क्या मुफाद होगा जिसके लिए वो आने वाले हैं? तो इरफान सिद्दीकी साहब की बड़ी कमज़ोर सी दलील है कि जी वो एक मुफाद की खातिर वो आने वाले हैं और सड़कों पर, और इसलिए क्या मुफाद है ये इरफान सिद्दीकी साहब बता दें तो ज़्यादा बेहतर है। आखिर में मैं एक एडिटोरियल पढ़ना चाहता हूँ आपके सामने जो कल डॉन ने लिखा, और वो बलूचिस्तान के हवाले से लिखा, क्योंकि वादी तीरा में जो हुआ उस पर एक बड़ी डिबेट बनी हुई है। लोग बहुत रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, लोग कह रहे हैं कि जी हम पर बमबारी की गई है। ऑफिशियल मौक़िफ़ ये है कि नहीं जी ये तो बम बनाने वाली एक फैक्ट्री थी, उस फैक्ट्री में वो फट गई और उससे मासूम लोग मारे गए, वहीं पर औरतें बच्चे भी रह रहे थे तो मारे गए। ये सरकारी मौक़िफ़ है, और इस सरकारी मौक़िफ़ को ना तो लोग मान रहे हैं और ना ही
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वज़रा मान रहे हैं। अब अगर ये वाकई दहशतगर्दों की बनाई हुई इस बारूदी मवाद की वजह से लोग ख़ुद मर गए, उनके ज़ाहिर है वो तो उनके अपने रिश्तेदार ही होंगे ना जो मारे गए। अगर घर में फैक्ट्री बनाई गई थी तो वहाँ उन्हीं की फैमिलीज़ रह रही होंगी। लेकिन इनको 1-1 करोड़ रुपया इमदाद देने का ऐलान किया गया है अमीन गंडापुर साहब की तरफ से। तो 1 करोड़ रुपया फ़ीकस वरसा को क्यों दिया जा रहा है अगर ये दहशतगर्दों की फैमिलीज़ मर गई हैं? तो लोग पहले ही उस पर गम गुस्से में हैं। लेकिन कल डॉन ने एक आर्टिकल जो अपना एडिटोरियल लिखा है वो बहुत डिस्टर्बिंग है और बहुत तकलीफ़देह है। मसलन उसका उन्वान है ट्रबलिंग डायरेक्टिव। मैं उर्दू में आपके सामने इसके कुछ निकात रख देता हूँ। उसमें वो कहते हैं कि बलूचिस्तान हुकूमत का हालिया नोटिफिकेशन, जिसमें ये बलूचिस्तान के हवाले से है, हालिया नोटिफिकेशन, बलूचिस्तान हुकूमत का हालिया नोटिफिकेशन जिसमें ख़ानदानों को ये इतला देने का पाबंद किया गया है कि आया उनके रिश्तेदार लापता हो गए हैं या अस्करियत पसंद ग्रुपों में शामिल हो गए हैं। यानी अगर किसी का लापता हो गया है तो वो आकर हुकूमत को अपना इंदराज कराएंगे कि मेरा बंदा लापता हो गया है या मेरा जो बेटा या भाई है वो अस्करियत पसंद ग्रुप का हिस्सा बन चुका है। ये वो पाबंद हैं कि वो आकर बताएं ख़ानदान के लोग कि मेरा जो बच्चा है या भाई है वो जाके अस्करियत पसंद ग्रुपों का हिस्सा बन गया। हुकूक ज़िम्मेदारियों और रियासत के अपने रिकॉर्ड पर संगीन सवालात उठाता है। वो कहते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये हुकूक ज़िम्मेदारियों और रियासत के अपने रिकॉर्ड पर संगीन सवालात उठाता है। इस हिदायत के तहत शहरियों को 7 दिन के अंदर पुलिस या सिक्योरिटी एजेंसी को रिपोर्ट दर्ज कराना होगी और इन सूरतों में जहां अफराद अस्करियत पसंद तंजीमों में शामिल पाए जाएं उनसे लाताल्लुक़ के हलफनामे जमा करवाने पड़ेंगे। यानी फैमिलीज़ आके बताएंगी कि हमारा भाई या बेटा अस्करियत पसंद ग्रुप का हिस्सा बन गया है और हम उससे लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं और हम दर्ज करा रहे हैं कि अब हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी वो आके एफिडेविट देंगे, ऐलान लाताल्लुक़ी करेंगे ताकि रिकॉर्ड पे आ जाए और कल को अगर वो मारा जाए तो ये ना कहा जाए कि देखें जी लापता हो गया और उसके बाद जो है वो मारा गया। अच्छा, अब बज़ाहिर तो ये ठीक लगता है कि रियासत ने इसको जो है वो स्ट्रीम अलाइन कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जाकर BLA का हिस्सा बन जाते हैं और फैमिलीज़ आ जाती हैं पीछे से कि जी हमारा बच्चा लापता हो गया, लापता सिक्योरिटी एजेंसी ने लापता कर दिया। लेकिन इसके कुछ और पहलू भी हैं जिस पर डॉन ने अपनी एडिटोरियल में सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं कि तामील ना करने की सूरत में इन्हें ज़्यादा दहशतगर्दी के कवानीन का पूरी कुव्वत से सामना करना पड़ेगा। यानी अगर कोई आकर इंदराज नहीं कराएगा कि मेरा बच्चा या भाई या बेटा या फैमिली मेम्बर अस्करियत पसंदों का हिस्सा बन गया है, अगर वो इंदराज नहीं कराएगा तो फिर उसे इंसदाद दहशतगर्दी के तहत मुकदमात का सामना करना पड़ेगा जिसमें उन्हें मददगार या सहूलतकार करार दिया जाना है। जायदाद की ज़ब्ती और रियासती खदमात से इनकार का इम्कान शामिल है। यानी कहा जाएगा कि ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं क्योंकि इन्होंने इंदराज नहीं करवाया। ये कानूनी ज़िम्मेदारी में एक गैर मामूली तब्दीली है। अपने प्यारों के लापता होने से पहले ही सदमे से 2-4 ख़ानदानों से अब ये तवक्को की जा रही है कि वो उनसे लाताल्लुकी का इजहार करके अपनी बेगुनाही साबित करें। इस हुक्म के पीछे मफरूज़ा परेशान कुन है। ये हर घर को दहशतगर्दी के मुमकिन साथी समझना है। यानी आप हर फैमिली को समझ रहे हैं कि ये दहशतगर्दों का साथी है, ये मफरूज़ा कायम कर रहे हैं, बजाय इसके कि ख़ानदानों को ऐसे शहरी तस्लीम किया जाए जिन्हें राजदारी, वक़ार और कानूनी अमल के हुकूक हासिल हैं। इस तरह का इक़दाम उन लोगों के भी खामोश करने का ख़तरा पैदा करता है जो बसूरत दीगर अपने लापता रिश्तेदारों के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए आगे आ सकते हैं। यानी जो अपने लापता अफराद की मालूमात के लिए अब आगे आएंगे उनसे कहा जाएगा तुमने इंदराज कराया था 1 हफ़्ते में, अगर तुमने 1 हफ़्ते के अंदर इंदराज नहीं कराया था तो तुम्हें तो कोई हासिल ही नहीं है हक़ के तुम अपने लापता रिश्तेदार के बारे में पूछ सको। तो वो लोग जो अपना किसी का लापता हो जाए उसको ढूंढने के लिए अगर वो किसी कानूनी मुआवनत के लिए जाएगा, कानूनी फ़ोरम पे जाएगा तो उसे कहा जाएगा कि आपने इंदराज तो कराया नहीं था, लिहाजा वो तो दहशतगर्द है। इस खौफ से कि ऐसा करने से रियासती इंतकाम या शक व शुबे को दावत मिलेगी। बरसों से बलूचिस्तान जबरी गुशदगियों के बहरान से 2-4 है। कमीशन बनाए गए, रिपोर्टें जारी हुई और हुकूमतों ने बार बार इजाले का वादा किया, फिर भी ख़ानदानों की इंसाफ की दुहाइयाँ बड़ी हद तक अनसुनी रहीं। इस पस मंज़र में अब ख़ानदानों से ये मुतालबा करना कि वो अपने बेटों या भाइयों से लाताल्लुकी के हलफनामे जमा कराएँ बदएतमादी की फ़ज़ा को मज़ीद गहरा करता है। तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के बजाय रियासत इल्ज़ाम उन लोगों पर मुंतकिल करती नज़र आती है जो पहले ही सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं और अवाम इन इदारों के दरमियान खलीज को वसी कर रही है। ये जो है वो एडिटोरियल है डॉन का कल का है इनफैक्ट जो मैंने आज आपके सामने रखा है। तो बड़ी तशवीश की बात है ये, क्योंकि इंटेंशन अगर रियासत की ये भी है कि लोगों को रोका जाए, यानी वालिदैन और जो बड़े हैं घर के वो अपने बच्चों पर असर रसूख कायम करते हुए उन्हें रोकें कि वो अस्करियत पसंदी की तरफ ना जाएं
तो ये तो ठीक है कि इस तरह से उनके ऊपर एक दबाव आएगा, लेकिन जो लोग जेन्युइनली लापता हो गए हैं उनका फिर क्या होगा। तो इस सिलसिले में ये जो कानून नोटिफिकेशन हुकूमत बलूचिस्तान का है, इस पर बहरहाल कई सवालात मौजूदा हालात में उठते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।